होगा। ये असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन था और उसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि बोरोन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज गाइज जैसे हम देखते हैं ग्रुप 13 में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम तक आते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, राइट। और जो बोरोन है अपने ग्रुप में यानी ग्रुप 13 में इकलौता एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, यानी बाकी के सारे मेटल्स हैं। वी ऑल्सो नो कि जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स हैं वे जनरली फॉर्म्स या इन मैक्सिमम केसेस कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, ये बात तो सही है कि बोरोन जो है ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाउ ये जो इसका स्टेटमेंट ट्रू है कि स्मॉल साइज ऑफ B3+ फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको गाइज आप फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप इसको ट्रू पाएंगे। कैसे कि वी नो गाइज कि जितना साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा, समझ आपको, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जो पोलराइजिंग पावर होगी ऑफ दिस कैटायन विल बी हायर। यानी जो साइज है कैटायन का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। नो, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आपका बॉन्ड में। तो दैट इज व्हाई बिकॉज अपना ग्रुप में बोरोन सबसे छोटा कैटायन बनाता है और सबसे छोटा जो आयन जो साइज की वजह से होने की वजह से ये एक कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। आई होप गाइज को आपको समझ में आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन जो ए है आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है इसमें, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। गाइज अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है वीडियो का उसमें आप समझ चुके होंगे कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो H3BO3 है यानी ये BOH, OH एंड OH ये होता है जब ये वाटर में जाता है बिकॉज H3BO3 आपका एक लुईस एसिड है, इस पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ये आपको अगर समझना है गाइज तो पार्ट 1 देखें इसका। तो जो OH है HOH में जो ये OH नेगेटिव है एक तरह से इस पे अटैक करता है, जहां पे ये BOH4 ये वाला बना देगा आयन और साथ में H पॉजिटिव दे देता है। तो बेसिकली ये एक मोनोबेसिक तो क्यों है, क्योंकि ये सिंगल प्रोटॉन देता है। यहां पर ये जो H आयंस हैं दिखने में तो ट्राई बेसिक दिखता है कि 3 प्रोटॉन देंगे, लेकिन बिकॉज ये ऑल रियलिटी में स्ट्रक्चर इसका दूसरे BOH मॉलिक्यूल से H3BO3 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्वाइन रहता है, इसलिए ये H अवेलेबल नहीं रहते। समझ है, यानी जब इसको पानी में डालते हैं जो वाटर का H है पानी में घोलते ही जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक हो जाता है इस H आयन बनने की वजह से। अब क्योंकि सिंगल H आयन देते हैं इसलिए हम मोनोबेसिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। ज्यादा और अच्छे एक्सप्लेनेशन लगाई उसको देखें क्योंकि मैं रिपीटेशन का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे? तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटोन डोनर। समझ में आपको, ये भी सही है, एक तरह से इनडायरेक्टली इसने प्रोटोन को ही डोनेट कर दिया ना, राइट। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन कलर produced in the borax bead test of a chromium 3 salt is due to। now guys ये JEE एडवांस 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी यहाँ भी करूंगा। तो वो JEE एडवांस 2019 का जो पेपर 1 है बेसिकली उसका पहला ही क्वेश्चन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको देखना है पूरा वीडियो। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। नो देखिए गाइज, जब भी आपको बोरेक्स बीड टेस्ट दिया जाए और उसमें कलर किसकी वजह से पूछा गया है, इसका एक डायरेक्ट आंसर होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो हमेशा जो इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे MXBO2Y, सो इस टाइप के कंपाउंड्स ही बोरेक्स बीड टेस्ट में चाहे वे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अकॉर्डिंग कलर थ्रो कर रहे हो या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में, सब के सब जो ये इस टाइप का कंपाउंड बनता है इसके अकॉर्डिंग ही आपका कलर आता है। M यहाँ पे आपका है मेटल, कोई भी इस केस जैसे इस केस में क्रोमियम हो गया या कॉपर आयन ले लें हम, सो इसको आप बोलते हैं मेटाबोरेट्स, राइट। ये जो भी कलर आपका आता है बोरेक्स बीड टेस्ट में इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट, राइट गाइज। सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं आपको क्रोमियम +3 सॉल्ट है तो CrBO23 इज आर
करेक्ट आंसर। राइट गाइस, ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और BO2 के ओवरऑल माइनस है। राइट, सो गाइज ये तो आपको कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट आपको आंसर अगर पूछा गया तो आप इस तरह से आंसर लगा दे। नाउ ये बोरेक्स बीट टेस्ट है क्या गाइज, और ये कलर की जो फॉर्मेशन है हुई क्या, मैं जल्दी जल्दी आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा। देखिए गाइज, Na2B4O7.10H2O ये मेरा है बोरेक्स। इसको जब आप हीट करते हो, बिकॉज एक हाइड्रेट है, तो सबसे पहले जब आप हीट करोगे तो ये हाइड्रेट निकल जाते हैं और आपका Na2B4O7 रह जाता है। इसको आप बोलते हैं बोरेक्स को दूसरा नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट तो ये हो गया एंड डेकाहाइड्रेट ये हो गया। जब आप हीट करते हो तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली उड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट रह जाता है। अब जब फर्दर आप इसको फिर से हीट करते हैं आगे, तो ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। पहला है NaBO2 और दूसरा है B2O3। नाउ गाइज, ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है। तो ये बेसिकली ग्लासी बीड है। अभी मैं इसका फोटो दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। NaBO2 को आप बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 को आप बोलते हैं बोरिक एनहाइड्रेट। राइट, एंड कंबाइंड होके ये ग्लासी बीड बनाते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अब देखिए टेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए गाइज, एक बंसन फ्लेम होती है। राइट, तो इसमें दो तरह की फ्लेम्स हैं। बाहर वाली तो कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और अंदर वाली होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। राइट, ना अब होता क्या है, सबसे पहले आप एक प्लेटिनियम का वायर लेते हैं और आगे एक छोटा सा फंदा बना देते हैं, गोली सी बना देते हैं, आगे हवा जा सके। अब इसको आप बंसन फ्लेम में रेड हॉट कर देते हैं एकदम, और रेड हॉट हो जाए जब प्लेटिनम वायर, तब उसको आप बोरेक्स के जो सॉल्ट है उसमें आप डिप कर देते हैं। इसको फिर गर्म करते हैं, डिप कर देते हैं, फिर गर्म करते हैं, थोड़ा और डुबाते हैं। तो आप इसको इतना गर्म करते हैं कि ये जो बीड है बोरेक्स है ये फूल जाता है और ये फूल के ग्लासी बीड की तरह दिखने लग जाता है ऐसी। राइट, अब ये देखें, ये प्लेटिनम वायर है बेसिकली। राइट, ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर में आपने बोरेक्स को चढ़ाया हुआ था और ये फूल गया है पूरा। राइट, और ग्लास की तरह दिखने लगा है। तो इस टाइप की जो बीड है आपकी बन जाती है। जैसे ही आपकी बोरेक्स की बीड बनी, इस बोरेक्स की बीड को अब आप सॉल्ट जिसको आप टेस्ट करना है, एनालाइज कर रहे हैं, उस सॉल्ट में डिप करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं। पहले तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करते हैं, डिफरेंट कलर देगा, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हैं, उसमें डिफरेंट कलर बनता है। लेकिन ध्यान रखें दोनों में मेटाबोरेट्स ही की वजह से ही बनता है। ऑब्वियसली जो मेटल आयन होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी होगी, लेकिन होगा मेटाबोरेट ही। याद रखें इस बात को। सो इसको जब आप साल्ट में डिप करेंगे और फिर गर्म करते हैं तो कलर आ जाता है इस बोरेक्स बीड पे कुछ ऐसे। ओके गाइज, देख रहे हैं आप। तो इस तरह का कलर जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि कौन सा कलर है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो जो रिएक्शन होती है, मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए रहेगा कॉपर वाला। देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर सल्फेट लिया। सो जब आप इसको हीट करते हैं तो ये CuO प्लस SO2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं की मैंने। ओके गाइस, तो जो ये CuO है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो कॉपर है Cu2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में। नाउ जब आप Cu2 प्लस को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालते हैं, जब भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालेंगे, इसका मतलब ये है कि ये B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड था, उससे रिएक्शन कर रहा है। इससे रिएक्शन करने के बाद ये ऑब्वियसली मेटाबोरेट बनाता है यानी CuBO2। राइट गाइस, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कलर दे रहा है इस मेटाबोरेट की वजह से दे रहा है। नाउ जब आप इस मेटाबोरेट को अगेन आप रिड्यूसिंग फ्लेम में डालते हैं ना, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब क्या है, रिडक्शन कर रहा होगा ये इस कंपाउंड को ना, क्योंकि ये Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये रिड्यूस होके यहाँ पे जो मेटाबोरेट बनाएगा CuBO2, इसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। सो जो कलर इस बार देगा तो ये वाला मेटाबोरेट देगा। एक बात और ध्यान रखें, इसको अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो ये कॉपर मेटल में भी रिड्यूस हो सकता है फर्दर, जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
सो ये इतनी सारी चीज थे, अब कंफ्यूज मत हो। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो रिएक्शन का फ्लो रहता है वो क्यों रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किया B2O3 से रिएक्शन होगी मेनली, +2 से +1 में आया इधर, ये +2 मेटाबोरेट बना, मेटाबोरेट फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसके बाद अगेन फर्दर रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो ये Cu+ में Cu0 ऑक्सीजन स्टेट में भी आ सकता था। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The two types of bonds present in B2H6 are covalent and हमने गाइस फर्स्ट वीडियो में भी कई बार देख चुके हैं कि जो B2H6 है यानी डाइबोरेन, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये जो 4H हैं दीज आर कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन्स, और ये अपने बोरोन से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन रहते हैं, जैसे यहाँ पे कोवलेंट दिया। उसमें बाकी में ये जो 2H है दीज आर कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन्स, और ये कुछ इस तरह के बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इस कोवलेंट बॉन्ड को आप 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये आपका ये वाला बॉन्ड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको बोलते हो आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड, राइट? बिकॉज जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3 एटम शेयर कर, राइट? और जो बॉन्ड है आपका एक तरह से ब्रिज की फॉर्म में हो जाता है। समझ में आ रहा गाइज आपको? ओके, सिमिलरली ये तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कोवेलेंट एंड बनाना बॉन्ड, ये इसका आ जाएगा या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं लिखा है तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिखना थोड़ा गलत रहेगा, यहाँ पे बनाना बॉन्ड ही सही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 यानी यही वाला बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली डाउन द ग्रुप। बेसिक नेचर का नो गाइज, इसमें तो हालांकि हाइड्रोक्साइड का पूछा है, मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं, यानी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में आपको पता लग जाए। हालांकि मैंने आपको एक वो टेबल भी बताई है वीडियो 1 में, उससे भी देख सकते हैं। लेकिन एक ये देखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें इनका बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर देख सकते हैं ना। जो बेसिक कैरेक्टर होता है इन एलिमेंट्स के, ऑक्साइड्स का या हाइड्रोक्साइड्स का, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। या ये मैं कह सकता हूं कि जो एसिडिक कैरेक्टर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली उल्टा है, कहने की बात है। एंड सिमिलरली जो इनका बेसिक कैरेक्टर होगा ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, बेसिक कैरेक्टर is directly proportional to the electropositivity or inversely proportional to the electronegativity of these elements। now क्योंकि इसमें बेसिक नेचर पूछा है एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। एंड इन दिस केस जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग का कैरेक्टर है of these elements decreases down the group। डिक्रीज होता है गाइस जब से ऊपर से आप नीचे जाते हो नो, क्योंकि अब ये डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, राइट गाइस? सो इसका मतलब इसमें क्या कहा है कि बेसिक कैरेक्टर जो नेचर है वो डिक्रीज होता है, लेकिन ऑन द यहाँ पे क्या हुआ कि जो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज हो। समझ आपको? तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द AlCl bonds in Al2Cl6 आर इक्विवेलेंट। नाउ गाइस Al2Cl6 यानी जो डाइमर है AlCl3 का, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होता है। 2 Cl यहाँ, एक Al है, इसका Cl 2 Cl यहाँ, एक Cl इधर, सिमिलरली एक Cl इधर, राइट? नाउ Al पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो जो ये क्लोरीन है ये अपना एक जो लोन पेयर है इसको डेटिव बॉन्ड से डोनेट कर देता है। सिमिलरली जो ये क्लोरीन है इसका ये अपना एक लोन पेयर डेटिव बॉन्ड से इसको डोनेट करता है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से रहता है ना। क्या सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है? नहीं है, ये डेटिव बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 moles of B2H6 are completely reacted with methanol. The number of moles of boron containing
प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अब देखिए गाइज, इसमें बेसिकली जो B2H6 की रिएक्शन है मेथनॉल से, मैंने आपको पार्ट 1 में इन 3 रिएक्शन प्रोफाइल्स बताए थे डाइबोरेन के, उसको आप देखिएगा गाइज। इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ गाइज कि आपने जब सेकंड वीडियो देख रहे थे, तब फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हो, राइट। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी जो डाइबोरेन है, जब CH3OH या HOH टाइप के कंपाउंड से जुड़ता है, जो हाइड्रोजन है H2 वो रिलीज होता है इस तरह से। देखिए B2H6 का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था कि जब भी ये CH3OH से आप रिएक्शन कराएं तो ट्रिक बताई थी कि इनको 2 BH3 के मोलिक्यूल्स मान के चले, राइट। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, राइट। इससे आप जो आंसर है वो बनाना आसान हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे मान के चलें कि 2 BH3 के मोलिक्यूल हैं, और जब CH3OH के साथ रिएक्शन कराई, इसने भी, इसने भी, इसने भी, यहाँ भी और इधर भी, तो मैंने बताया था कि H2 रिलीज होती है, राइट। तो यहाँ H2, ये H2 निकली, ये H2 निकली, ये H2 निकली, ये वाली H2 निकली और ये H2 निकली, राइट। तो इधर क्या हो गया, BOCH3, OCH3 एंड OCH3। सिमिलरली ये भी, तो यानी इसके ट्वाइस हो जाएगा, ये बताया था। सो इसको आप रफ सेंस में कैसे लिख सकते हो, ये तो BH3 है, यानी 1 मोल B2H6 मान लो ने कितना, 1 2 3 4 5 6 CH3OH के साथ रिएक्शन कराई, तब 2 BOCH3 का थ्राइस, ये बेसिकली 2 मोलिक्यूल्स बने, और साथ में 1 2 3 4 5 6 मोल H2 गैस रिलीज हुई। ये बेसिक आपकी रिएक्शन बन गई। देखा गाइस कितना आसान था। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि 3 मोल ऑफ B2H6 कंप्लीटली रिएक्ट करें। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 3 6 ये हो जाएगा 18, ये 6 हो जाएगा एंड ये 18 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सब। तो इसका मतलब कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट क्या है, ये, इसमें तो H2 है, सिंपल H2 गैस रिलीज हुई है, कितने मोल्स बने, 6, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ आपका हुआ 6। बस इसमें गाइस यही पूछा था। देखिए एडवांस का क्वेश्चन और आसान था, अगर आपको वो ट्रिक, ये चीजें पता है तो बहुत चीजें आसान हो जाए, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ N इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस इज। N की वैल्यू बतानी है गाइस। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिकली बैलेंस कर देंगे अगर आप सबकी, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बेरिलियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल का 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसके, यानी N टाइम्स +2 Be की वजह से, प्लस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, राइट, प्लस सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन आता है, कार्बन सिलिकॉन नाव नीचे, राइट। तो कार्बन सिलिकॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 रहता है हमेशा। इसके नीचे जो एलिमेंट्स आएंगे तब उनकी +2 वेरी करती है। ये आपको मैं नीट की अगर वीडियो आपने देखी होगी मेरी P ब्लॉक की, उसमें भी समझा चुका हूँ। अब इसमें भी जो जेई में बताऊंगा उसमें बताऊंगा, अभी बनाई नहीं, वो बता दूंगा, है ना। तो फिलहाल ये मान के चलिए 6 टाइम्स जो सिलिकॉन है वो +4 हो गया, 18 इंटू ऑक्सीजन की क्या होती है -2, ये तो सभी को पता है 0। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं, यानी 2N + 6 + 24 - 36 = 0, यानी 2N - 6 = 0, यानी N = 3। N आ गया आपका 3, इसका मतलब ये, एंड दैट इज आवर आंसर। ओके गाइस, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज बोरोन obtained from borax, give chemical equation with reaction conditions। उसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 एंड द रिएक्शन विद HCl। अब सेकंड जो ऑप्शन है अभी एंड में देखेंगे, अभी मैं आपको फर्स्ट दिखा। नाउ देखिए, जब भी गाइज आपको ये बोरोन जो ऑब्टेन्ड होता है बोरेक्स से, इसके बेसिकली कई सारे मेथड हो सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा और उस मेथड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसमें कह क्या रहा हूँ, राइट। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोरेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2, राइट। नाउ आपने बोरेक्स बीट टेस्ट के क्वेश्चन में भी देखा कि जब बोरेक्स को आप हीट करते हो तो सबसे पहले तो ये जो 10H2 है ये निकल जाता है, यानी Na2B4O7 रह जाता है, प्लस 10H2O अलग हो जाता है, राइट। इसे हटा देते हैं, ये हो गया आपका एनहाइड्रस, समझे। नाउ जब Na2B4O7 को, इसको जब आप फर्दर हीट करते हो, हमने क्या कहा था कि
कि एक तो NaBO2 बनता है एंड B2O3 बनता है। ये उस क्वेश्चन में देखा था। NaBO2 को बोलते हो आप सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 को बोलते हैं हम बोरिक एनहाइड्राइड एंड टुगेदर इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और इसमें ही आपका जो बोरेक्स बीड टेस्ट है वो ये है। समझ आपको ना हो, अब तक तो ये आपने देख चुके थे। बोरेक्स से आपने अब तक इसको ग्लासी बीड में कर दिया NaB2 एंड B2O3। ना अगर आप इस B2O3 को अलग कर ले, समझ, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं ना गाइस, क्योंकि ये क्या होगा गाइस, इस तरह की क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकते हो, तो आपको पता रहना चाहिए ना। नाउ देखिए B2O3 को जब आप सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम इन एलिमेंट से जब अटैक करते हो, एक बात ध्यान रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब इसको आप हीट करते हैं तो होता क्या है कि जो B है ये अलग हो जाता है, बेसिकली रिडक्शन हो जाता है इसका B2O3 का, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट्स निकल गए। और यहाँ पे Na है तो Na2O, K है तो K2O, Mg है तो MgO, इनके ऑक्साइड बन जाते हैं, इसका रिडक्शन हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। तो B से ये बोरोन बन जाता है। समझ में आपको गाइस? ठीक है, ये बन गया मेरा B। इसका एक मेथड और है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बोरेक्स को आप हीट करें तो Na2B4O7 बना, और उसको अगेन फर्दर हीट करा, ये ब्रेक हो गया, इसमें B2O3 को अलग करके बोरिक एनहाइड्राइड को जब इन मेटल से हीट किया तो ये ना। दूसरे मेथड में भी मैं किसी तरह से B2O3 को ही बना रहा हूँ और उसको इनके हीट करके ये एलिमेंट बना देता हूँ। समझ? अब ये ध्यान रखिएगा सॉलिड स्टेट में रहता है ये, तो इसमें ये वाला हटा देता हूँ मैं, सेकंड स्टेप तो क्योंकि यही रहेगा। अगेन क्या होता है जब Na2B4O7 10H2O यानी बोरेक्स, जब आप इसको किसी एसिडिक कंडीशंस में हीट करते हैं, एसिडिक कंडीशन में जैसे या तो H2SO4 या फिर HCl, इनमें से ये जो कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। जब या ये बेसिकली और है गाइस, है ना, या तो इससे या इससे एसिडिक कंडीशंस में जब इनको हीट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये बोरेक्स था ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बोरिक एसिड यानी H3BO3, जिसको आप BOH का थ्राइस भी लिख सकते हैं, राइट। ये सेम चीज है, H3BO3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड साथ में बनता है, अगर आपने H2SO4 लिया था तो यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, और अगर आपने HCl लिया था तो इसका सॉल्ट यानी NaCl बन जाएगा कॉरस्पॉन्ड। कुल मिला के मुझे H3BO3 की रिक्वायरमेंट है। अगेन जब इस H3BO3 को आप बहुत ज्यादा हीट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट करते हैं, समझ रहे हैं, तो जो ये एक्सेसिव हीटिंग होती है, गर्म करते हैं इसको, H3BO3 यानी बोरिक एसिड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगेन जब बोरिक एनहाइड्राइड मिल गया इसको, इनमें से किसी से भी आप रिएक्शन कराएं और आपका ये बन जाएगा, राइट गाइस। नाउ सेकंड ऑप्शन है कि B2H6 का स्ट्रक्चर क्या है। B2H6 का स्ट्रक्चर आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आई होप आपको याद हो ही गया होगा अब तक गाइस, राइट, कि B, ये दो B बना ले, H H H H, ये हो गया आपका बेसिकली डाइबोरेन B2H6, राइट गाइस। ये टर्मिनल हाइड्रोजन्स, ये ब्रिज हाइड्रोजन्स, ये जो B हैं दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। नो रिएक्शन विद HCl कैसे होगी B2H6 की? बहुत ही सिंपल है गाइस, कि जब आप B2H6 को रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, सो सिंपल यहाँ पे B2H5Cl बन जाता है, कुल मिला के एक H जो ये है H2 गैस रिलीज हो जाती है, समझ रहे हैं। तो और जो इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरो डाइबोरेन। ओके गाइस, सो ये जो है ओवरऑल रिएक्शन होती है। इसमें बेसिकली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डाइबोरेन को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, इस टाइप की बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप H2 गैस ध्यान रखें। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फाइड गिव्स अ फाउल ऑर्डर व्हेन इट बिकम्स डैम्प, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इन्होंने कहा है कि जब Al2S3 है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, जब इस ये डैम्प हो जाती है, गीला हो जाता है, नमी मिल जाती है, एक तरह से कुल मिला के इसमें पानी चला गया, वाटर, राइट गाइस। तो जब ये इसमें पानी चला जाता है तो एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो अब इसमें ये क्यों होता है, इसका रिएक्शन बताना।
देखिए गाइस, एल्यूमिनियम सल्फाइड है Al2S3 जब H2O से रिएक्शन करता है तो देखिए कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। आपको एक आइडिया देता हूँ, समझ में आ जाएगी। H आयन है इधर और इधर OH नेगेटिव, इधर Al3+ है और इधर S2 नेगेटिव आयंस। अब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव मिला दे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से मिला दे, AlOH से मिलेगा, राइट। तो कैसे बनेगा, ये इधर चार्ज यानी AlOH का थ्राइस, ऐसे बना है AlOH का थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कैसे हो जाएगा, H आयन है और S2 नेगेटिव है, ये इधर यानी H, ठीक है, 2, इसका 2 इधर आ गया और S, H2S गैस। जब H2S क्या होती है गाइस, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये बहुत ही फेमस है फॉर इट्स बैड ऑर्डर, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। इसको बोलते हैं कि रोटन एग्स, जो अंडे भी सड़ जाएं उसकी जो भद्दी स्मेल होती है वो H2 गैस है, S की गैस होती है, बहुत ही गंदी। आपने लैब्स में अगर अपने 11th-12th में देखा होगा तो यही वही रिएक्शन होती है। तो जो गंदी स्मेल आती है गीले होने पे बेसिकली इस H2S की वजह से होती है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, राइट। सो ये रिएक्शन ऐसे बनेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड X on reduction with lithium aluminum hydride gives a hydride Y containing 21.72% hydrogen along with other products. The compound Y reacts with air explosively resulting in boron trioxide. Identify X and Y और balanced एक रिएक्शन बतानी है involved in the formation of Y. अब देखिए जो X था, अब देखिए गाइज पहली बात तो आप ये समझिए कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस है आपको एकदम लेमैन टर्म से नहीं करने हैं कि आप ये मान के कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और अब मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं आप लैब्स में कि आप मुझे ये जो सॉल्ट दे दिया मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या है और आपको बस प्रोडक्ट बनाने हैं, सबके टेस्ट करने हैं। आप अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज करें क्योंकि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई आपको कहीं थीसिस नहीं दे रहे हैं सब कुछ, तो आप एक क्वेश्चन वाली अप्रोच भी रखें क्वेश्चन को सोल्व करने में। समझ रहे हैं कि जो मैंने अब तक नॉलेज गेन की है क्वेश्चंस को सोल्व करते करते उसको भी अप्लाई करना चाहिए। वो कैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वैसे तो आप बहुत लेंथी बना सकते। देखिए कंपाउंड जो X है जब इसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्राइड मिल गया, ये बोल, ठीक है, हाइड्राइड था कोई जिसमें 21.72% हाइड्रोजन थी और कुछ प्रोडक्ट्स बने, अदर प्रोडक्ट्स। जो द कंपाउंड Y रिएक्ट्स विद एयर एक्सप्लोसिवली। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, एयर के साथ इस हाइड्राइड ने एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करी है, इस एक्सप्लोसिवली पे ध्यान दीजिए, रिजल्टिंग इन बोरोन ट्राइऑक्साइड यानी B2O3 बन गया। आगे आपका आंसर। अभी अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी इस ग्रुप 13 की, मैंने आपको बताया था कि जब भी B2H6 है वो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है, B2H6 इनफैक्ट क्योंकि रॉकेट फ्यूल के लिए भी यूज हुआ था तो O2 के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, बहुत तेज रिएक्शन देता है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, साथ में H2O एंड कुछ एनर्जी रिलीज हो। ये रिएक्शन सिमिलर होती है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपकी उनकी, जैसे मैंने आपको C2H6 का एग्जाम्पल दिया था क्योंकि सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं 2,6,2,6, इसलिए कि जब इसका O2 होता है तो इसका भी कार्बन का ऑक्साइड बनता है, H2 निकलती है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, सिमिलर ये बताया था। अब जैसे ही मुझे ये पता लग गया गाइज, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये B2O3 बना है तो मैं मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे B2H6 ही होना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको, B2H6 बस। अब B2H6 ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, इसका रिडक्शन किससे किया होगा। वी नो कि अगर यहाँ पे बोरोन के हैलाइड से यानी BCl3 है या फिर BF3 है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अगर BCl3 है या BF3 है और जब इससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा इसका। समझना कैसे। अब ये देखिए रिएक्शन कैसे हुई होगी कि जैसे BCl3 है, हाइड्राइड है, H नेगेटिव इसका एक्टिव स्पीसी है, तो 1 by 1 इसने रिएक्शन करी होगी। पहले इसको निकाला, फिर दूसरे H नेगेटिव ने इसको निकाला, फिर तीसरे H नेगेटिव ने इस Cl को निकाल दिया, तो कुल मिला के यहाँ BH3 बन गया। BH3 एग्जिस्ट करता है इन नेचर एज B2H6। समझ आपको का इसको आपको कैसे लिया आपने यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, कभी कभी गाइज ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं चीजें, लेकिन इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अगर आपको ये भी प्रूव करना है कि जो B2H6 है क्या इसमें 21.72% आपका जो हाइड्रोजन है वो आप ऐसे देख सकते हो
कि जो मोलिकुलर मास पहले आप कैलकुलेट करें कि मोलिकुलर मास ऑफ B2H6 कितना होता है। बोरेन का हो गया 11, बोरोन का हो गया 11 एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास इंटू 6, राइट। तो ओवरऑल हो गया 28। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ H निकालनी है इन B2H6। तो आप देखते हैं कि यानी 6 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, तो रफली अगर आप देखें 21.5 लगभग परसेंट आता है, जो कि इसके लगभग सेम है। समझ में आपको गाइस? तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when little KF is added to the compound, it becomes soluble. पहला पार्ट ये है। दूसरा है ऑन एडिशन ऑफ BF3 AlF3 is precipitated, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए गाइस, ये जो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा ना आपको, तो आप उसको मतलब आप एक तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे कुछ ना किसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं AlF3 वाले। तो इसमें कहा है गाइस, जो AlF3 है वो एनहाइड्रस HF में इनसॉल्युबल है। वो रीजन क्या है बेसिकली गाइस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपाउंड जब सोल्यूबल होता है, इसका मतलब वो एक आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है इन सॉल्ट। समझ रहे? यानी कुछ आपने AX डाला और BY के साथ मिलाया, तो यहाँ पे कुछ A प्लस एंड B नेगेटिव, X प्लस एंड X नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे, जिससे आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और जिससे सॉल्ट आपका जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल बेसिकली सॉल्यूशन बन जाता है। समझना आपको? तो इसका मतलब यह है कि कुल मिला के जो AlF3 है HF में, एनहाइड्रस HF में इनसॉल्युबल है, मिलता नहीं है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में नहीं टूटता। अब जैसे ही आप KF डाल दोगे तो आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। वो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आप देखिए जो HF है गाइस, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ? यानी जो H है इस F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर। तो यानी जब आप इस रिएक्शन कराते हो, जो HF है वो बहुत ही कम H आयंस डोनेट करता है। समझ आपको? बहुत ही कम H आयंस आपके इसमें डोनेट होते हैं। हम ये मान के चल सकते हैं गाइस कि जो हैलोजन एसिड्स हैं, यानी HCl, HBr, HI, इन सब में जो HF है वो सबसे वीक जो एसिड है। समझ आपको? एसिड है ये, लेकिन इन सबसे वीक एसिड आता है। आप इनफैक्ट आप ये मान के चलें, अगर आप ऑर्डर मान के चलेंगे ना, कि जैसे ये H3O पॉजिटिव है, ऊपर आता है इसके HNO3, फिर आता है HCl, फिर HBr, राइट, फिर HI, देन H2SO4, देन HClO4, ये आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो HF है इस H3O पॉजिटिव के नीचे आता है, यानी HSO4 नेगेटिव, देन H3PO4, और उसके बाद HF आता है। समझ आपको? तो यानी जो कंपाउंड्स इस H3O पॉजिटिव के ऊपर हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जो इसके नीचे हैं वे कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, कुछ H आयंस देते हैं, कुछ नहीं देते। समझ आपको? तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, इसी वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मेरा HF है थोड़ा वीकर एसिड रह जाता है, क्योंकि HF का जो प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं हो पाता यह है। लेकिन अब क्या होगा कि जब मैं KF डाल देता हूं, ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है? देखिए गाइस कि KF एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही आप KF डालते हो तो अब क्या होगा, HF भी है, KF भी है। तो KF बेसिकली, देखिए HF है ना, अब KF मैंने इसमें सॉल्यूशन में KF भी डाल दिया। KF क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, तो रिएक्शन करके इसको K3AlF6 इसमें ब्रेक कर देते हैं, यानी ये K पॉजिटिव और ये पूरा पूरा नेगेटिव, यानी एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप कहेंगे थोड़ा सा याद रखने का, आप ऐसे याद रख लेंगे, इस AlF3 है, 3 मोल्स ऑफ KF के साथ रिएक्शन होता है, यानी AlF3 है, 3F यहाँ के, AlF6 हो गया, 3K इस तरह हो गया। तो ये पूरा एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी 3K पॉजिटिव और AlF6 नेगेटिव इसमें ब्रेक हो गया। और ये एक आयनिक, ये जो आयंस में तब्दील करते ही इस वजह से, क्योंकि हम KF डालने की वजह से ये सोल्यूबल हो जाता है AlF3। समझ में आपको? पहली बात तो ये गाइस। नाउ अब क्या होगा अगर मैं इसमें BF3 भी डाल दूं? BF3 से डालने से क्या फर्क पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि BF3 है इज मोर एसिडिक देन AlF3। क्यों?
पी पाई बॉन्डिंग बताई थी आपको, राइट। ये AlF3 है। पी पाई बॉन्डिंग इसमें थोड़ी कम होती है, इसमें ज्यादा अच्छी तरह से होती है, इसलिए इसकी जो भूख है Al की वो मिट जाती है थोड़ी एक हद तक, इसलिए वीकर एसिड बन जाता है कंपैरिजन। तो इसके समझना, ये भी पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो पार्ट 1 का मतलब, सो BF3 क्योंकि AlF3 से ज्यादा एसिडिक है, तो ये क्या करता है, जैसे आप इसमें इस सॉल्यूशन में BF3 को डालते हो, यानी जैसे ये रिएक्शन करके तो ये तो बन चुका, अब मैंने इसमें BF3 ऐड कर दिया। अब मैंने कहा कि BF3 AlF3 से ज्यादा एसिडिक है, अब ये क्या करता है, F नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इसके, यानी अब क्या होगा, ये जो तीन F नेगेटिव थे इसकी तरफ गए थे, अभी क्या करता है अपनी तरफ खींच लेता है, समझना आपको, यानी अपनी तरफ खींच के KbF4 बना देता है, और जो ये आपका AlF3 था इसको अलग करके फेंक देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। समझना आपको क्या किया इसने, सिंपल इसने क्या किया है, BF3 डाला, BF3 डालते ही इसने जो F नेगेटिव थे जो इससे लिए थे ये अपनी तरफ खींच लेता है, AlF3 अलग करके फेंक दिया कि तुम निकलो यहाँ से और मैं अब कंपाउंड करूंगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसने क्या किया, इसके बजाय ये रिएक्शन ना होके अब ये रिएक्शन होगी, समझ रहे हैं, तो AlF3 जो अब स्टिल इनसॉल्युबल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कई तरह के वे होते हैं क्वेश्चन को समझने के। आई होप गाइज आपको मैं ये चीजें समझा पाया हूँ। सो इसमें अगर फिलहाल तो इतना ही है गाइज, एक दो क्वेश्चन अगर कुछ रहते हैं तो मैं आगे कोई जो पार्ट्स होंगे उसमें अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल जो ये है इसमें मैंने काफी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है गाइज आपको। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, दोबारा से पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट्स जो समझाए हैं उन पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा से याद करने की कोशिश करें,